जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम बिहार स्पेशल जीके क्विज 8 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले कि हमने जो 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं वो आपको YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ये क्विज। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। पहले नरेगा नाम था योजना का, फिर मनरेगा हो गई थी। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच मनरेगा का जो खर्च वहन किया जाता है वो 75/25 में वहन किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें 75/25 है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75/75 लिख दिया था गलती से, तो 75/25 के अनुपात में जो है विभक्त किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं कि उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत ही ज़्यादा संख्या में आती है, मतलब कई बार बाढ़ आती है। बाढ़ से लगातार ये प्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोसी नदी बहती है और कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए मशहूर है और ये बार बार मार्ग परिवर्तित करती है। तो जो उत्तर बिहार है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो कोसी नदी को क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे महानंदा, गंडक वगैरह नदियाँ भी हैं जिनकी वजह से भी यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन में ये दिए हों कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ और सूखा, अगर बाढ़ दिया हो तो हमें बाढ़ पर टिक करना है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। बाढ़ के लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। वैसे भी जो बिहार है भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है। अगर हम मखदूम कुंड की बात करते हैं तो मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है, राजगृह में। राजगीर या राजगृह में कौन सा कुंड स्थित है, मखदूम कुंड स्थित है। मखदूम कुंड राजगृह या राजगीर में स्थित है। बिहार में बहुत से कुंडों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसके लिए हम कुंडों के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको अगर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी उसका प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले सभी जो नोटिफिकेशन है उसकी सही टाइम पर, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती जाए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और आप हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोधि गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो जो बोधि गया में बोधि वृक्ष लगा हुआ है ये वो बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें चतुर्थ लिखा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत किसने की, यानी पहले तीर्थंकर कौन थे, वो थे कौन थे, ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये महावीर स्वामी को माना जाता है। इनने जो पंच महाव्रत थे उसमें क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य को इन्होंने पंच महाव्रतों में जोड़ा था। पहले 4 महाव्रत थे, इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इसके अलावा अगर महावीर स्वामी के जन्म स्थान की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडग्राम। कहाँ पर, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 1540
ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर हम इन महावीर स्वामी के जो चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह है सिंह। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक है उसके बारे में बताइए, तो हम बताएंगे चिन्ह, प्रतीक के बारे में हम बताएंगे सिंह इनका प्रतीक है। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो वर्धमान महावीर ने जो निर्वाण प्राप्त किया था, इन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी क्या थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और इन्होंने निर्वाण 468 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? अगर हम विष्णुपद मंदिर की बात करें तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? गया में स्थित है। जो गया है यहाँ पे विष्णुपद मंदिर स्थित है। और गया किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी जानते हैं कि गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बिहार के किस पर्यटन केंद्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो अगर गर्म जल के अनेक स्रोत की बात की जाए तो बिहार के राजगीर या राजगृह, वर्तमान नाम है राजगृह में गर्म जल के अनेक हमें स्रोत प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो हमने आपको बताया था प्रथम बौद्ध सभा 483 BC में अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ पे हुई थी? राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो राजगृह का अगर पुराना नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम कौन था? गिरिवज्र इसका पुराना नाम था। क्या था? गिरिवज्र इसका पुराना नाम था। और गिरिवज्र को राजधानी किसने बनाया हुआ था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? अगर पटना स्थित गोलघर के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 1786 में पूर्ण हुआ था, यानी 20 जुलाई 1786 को पटना का गोलघर बनकर कंप्लीट हो गया था। और इस गोलघर का जो निर्माण किस वजह से कराया गया? तो निर्माण कराया गया था अनाज के भंडारण के लिए। याद रखिएगा। और इसमें 1,40,000 टन अनाज भंडारित किया जा सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। और इसे जो इसके वास्तुकार थे, इसे बनवाया किसने था? बनवाने की बात की जाए तो इसे बनवाया था कैप्टन जॉन गास्टिन ने। किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के हेतु पटना में गोलघर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि गोलघर कहाँ पे है? तो हम बताएंगे पटना में। बाकी ये निर्माण की जो वर्तनी है ये अशुद्ध निर्माण इस प्रकार लिखा जाता है, माँ के ऊपर ये वाला रा होता है। तो दोस्तों, वर्तनी शुद्धि अगर कहीं गलत हो तो आप उसे सही करते रहिएगा। हम आपको वर्तनी शुद्धि पढ़ा चुके हैं, तुरंत आपको देखना है कि कहाँ की वर्तनी गलत है। ये आपके हिंदी में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। अगर बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर। कैमूर में कितना जनसंख्या घनत्व है? कैमूर में 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर बसे हुए हैं। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व कहाँ का? कैमूर का। तो बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है वो कैमूर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है वो कौन है? वो है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा जो है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। यहाँ पे 6,36,000 मात्र जनसंख्या कितनी है शेखपुरा में?
36,000 जनसंख्या है। तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, आपको ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। अगर जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान देखा जाए तो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है। और बिहार पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यदि मिला दिया जाए तो 36 बनते हैं, उसमें ये 35वें नंबर पर है, याद रखिएगा, साक्षरता के मामले में। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? अगर हम सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले ज़िले की बात करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन है। हम आपको सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला बता दे रहे हैं, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला है भोपाल। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है? तो बिहार में अगर अनुसूचित जनजाति की बात की जाए यानी एसटी आबादी की बात की जाए तो लगभग 1% है। तो ऑप्शन नंबर सी में 1.3% दिया है, तो इसी पर हम टिक कर देंगे। और अगर एससी यानी अनुसूचित जाति की बात की जाए कितना प्रतिशत है, तो यह है 15.7%। बिहार की जनसंख्या में एससी आबादी का प्रतिशत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। तो यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन है? तो ये क्या इसमें पूछा जा रहा है? इसमें लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा कहा जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है गोपालगंज। यहाँ पे 1121 लिंगानुपात है यहाँ का। और अगर सबसे कम जो बताया था हमने मुंगेर की लिंगानुपात की बात करें तो 876 है यहाँ पर। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं मुंगेर में, प्रति 1000 पुरुषों पर 1121 महिलाएं हैं गोपालगंज में। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो ये देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि गोपालगंज जो है, गोपालगंज में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1121 गोपालगंज का लिंगानुपात है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय सरकारी नीति के विरोध में 1921 में लॉर्ड सिन्हा का नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा। आप सच्चिदानंद सिन्हा मत सोचिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है लॉर्ड सिन्हा। इन्होंने 1921 में सरकारी नीति के विरोध में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर पंचायत के चुनाव की बात करें तो पंचायत के चुनाव को कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? अगर राज्य विधानमंडल के बारे में बताया जाए
तो राज्य विधानमंडल में कौन होता है? विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल। ये ठीक उसी तरह है जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल शामिल नहीं है। तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? अगर हम ओदंतपुरी की बात करें तो किस शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? तो जो बिहार शरीफ है इसका पुराना नाम ओदंतपुरी था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो पहले तो मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य सभा में रहता था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, यानी यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है इंडिका। तो उसी इंडिका पुस्तक में इसने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया। याद रखिएगा, 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाए तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। कब करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कब? 450 से 470 ईस्वी के आसपास कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो कुमारगुप्त, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। नेक्स्ट पर चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। अगर हम विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम जानेंगे तो किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसी प्रकार नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो अंग महाजनपद को जीत लिया था बिंबिसार ने, अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हर्यक वंश का प्रथम शासक और संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और दूसरा शासक जो था इसका पुत्र अजातशत्रु था। याद रखिएगा, कौन था? अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के शासक बिंबिसार ने की। बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य के हर्यक वंश, मगध साम्राज्य में जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक था बिंबिसार और अजातशत्रु का पिता भी था। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजधानी थी किसकी? बिंबिसार की। और बिंबिसार जो था मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहलाता। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहते हैं क्योंकि इसने अपना राज्य विस्तार
राज्य विस्तार किया था बड़े पैमाने पर, और राज्य विस्तार के लिए केवल विस्तार ही नहीं किया था, उसने सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए थे। उसने अलग अलग नीतियां अपनाई थी, जिनमें से एक वैवाहिक नीति उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, आज का जो बिहार स्पेशल का जीके का 8वां पार्ट था, ये यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।